नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अरावली को लेकर के जो न्यूज आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। उत्तर कोरिया के द्वारा जिस तरीके से अपने परमाणु संयंत्र को शुरू किया गया है उसको आधार बना करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिखा गया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। भारत सरकार के द्वारा जो जीडीपी का डेटा दिया गया है उसको आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के द्वारा आईपीएल को प्राथमिकता देने की बात सामने आया है, उस पर जो एडिटोरियल आया है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। नॉर्वे में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के क्या मुद्दे हैं उससे रिलेटेड न्यूज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 3 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है हरियाणा गवर्नमेंट से अनकल्टिवेबल लैंड आउटसाइड ओल्ड गुरुग्राम नोट अरावली। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हरियाणा सरकार के द्वारा एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जो उसके जिले हैं वहां पर राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र यानी कि नेशनल कंजर्वेशन जोन की पहचान करने के लिए जो जिला समितियां बनाई गई हैं उनको यह सलाह दिया गया है उसके द्वारा कि वे पुराने गुरुग्राम जिले के बाहर गैर मुमकिन पहाड़ यानी कि ऐसी जमीन जहां पर कोई खेती नहीं होता है उसको अरावली ना माने। और इसी को लेकर के बहुत सारे पर्यावरण के रक्षकों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हरियाणा के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय समिति ने 9 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो हरियाणा के क्षेत्र आते हैं और उन क्षेत्रों में जो नेशनल कंजर्वेशन जोन के पहचान के लिए समितियां बनाई गई हैं उसके साथ बैठक में ये बातें उनके द्वारा कहा गया। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी जमीन को नेशनल कंजर्वेशन जोन के तहत लाया जाता है तो वहां पर आप कोई भी गलत कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं जिससे कि उस क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान हो। और इसी की पहचान के लिए जो समितियां बनाई गई है हरियाणा में उन समितियों को हरियाणा सरकार के द्वारा ये बात कहा गया है। यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि कुछ जिला समितियों के द्वारा नेशनल कंजर्वेशन जोन के तहत क्षेत्रों की पहचान करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ यानी कि जहां पर खेती नहीं होता है उन्हें अरावली के रूप में दर्ज किया गया। और ऐसा करने के बाद वे जो क्षेत्र इसमें आ जाएंगे वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने पर रोक लगा दिया जाएगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि फरीदाबाद जिला स्तरीय उप समिति ने नेशनल कंजर्वेशन जोन के लिए 9,357 हेक्टेयर जमीन की पहचान की है। उसी तरीके से महेंद्रगढ़ के 22,607 हेक्टेयर जमीन और पलवल के 3,369 हेक्टेयर जमीन को नेशनल कंजर्वेशन जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और अगर ये सारे क्षेत्र नेशनल कंजर्वेशन जोन के अंदर आ जाते हैं तो इन जमीनों पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अरावली के रूप में दर्ज हो जाएंगे। और अरावली को बचाने के लिए वहां के पर्यावरण को बचाने के लिए इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने पर रोक लगा दिया जाएगा। और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार का यह कहना है कि इन जिला स्तरीय समितियों को पुराने गुरुग्राम के बाहर की जो जमीन है उन्हें अरावली के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, खास करके वैसे जमीन जो कि गैर मुमकिन पहाड़ हैं यानी कि बिना खेती योग्य भूमि है। अब इसका विरोध किया जा रहा है बहुत सारे पर्यावरणविदों के द्वारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि इससे रियल एस्टेट के लोगों को और फार्म हाउस मालिकों को फायदा हो जाए, खास करके फरीदाबाद के एरिया में। तो यहाँ पर ये जो निर्देश हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है उसका घोर विरोध किया जा रहा है पर्यावरणविदों के द्वारा। और उनका ये कहना है कि यह सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं और जो फार्म हाउस मालिक हैं उनको फायदा हो सके। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। और आगे चल करके देखना होगा कि किन एरिया को यहाँ पर अरावली का दर्जा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। तो इस न्यूज को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए सिलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी।
और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर कोरिया के द्वारा अपने सबसे बड़े रिएक्टर को फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसे कि उनके द्वारा 2018 में बंद कर दिया गया था। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ये कहना है कि उत्तर कोरिया के द्वारा योंगब्योन में जो रिएक्टर को फिर से शुरू किया गया है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि आखिर उत्तर कोरिया ने ऐसा फैसला क्यों किया। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वही रिएक्टर है जिसे उत्तर कोरिया के नेता 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों से पूर्ण राहत हासिल करने के बदले पूरी तरीके से नष्ट करने का पेशकश किया था। आप सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका सहित बहुत सारे देशों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और उन्हीं प्रतिबंधों को उठाने के लिए यहाँ पर उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति के द्वारा यह बात कहा गया था। इस रिएक्टर को लेकर के बहुत सारी बात पहले भी हो चुके हैं और यह रिएक्टर उत्तर कोरिया में परमाणु बमों के विकास के लिए अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के उत्पादन करने का एक केंद्र रहा है। अगर हम उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो उत्तर कोरिया के द्वारा बार बार अपनी मंशा को बदला गया है, जिसका की चर्चा इस एडिटोरियल में भी किया गया है। यहाँ पर जून 2008 की बात कही गई है, जहाँ पर उत्तर कोरिया के द्वारा अमेरिका और 4 अन्य देशों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उत्तर कोरिया के द्वारा कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाया जाएगा, उन्होंने योंगब्योन परिसर में जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके कूलिंग टावर को उड़ा दिया था, जिससे उन लोगों को यह भरोसा हो जाए कि उत्तर कोरिया अब इस परमाणु रिएक्टर का उपयोग नहीं करता। लेकिन यहाँ पर 2008 में ही कूलिंग टावर को उड़ाने के कुछ महीनों के बाद ही उत्तर कोरिया के द्वारा IAEA के निरीक्षकों को योंगब्योन परिसर में जाने से रोक दिया गया, यानी कि यहाँ पर उसके द्वारा फिर से अपनी मंशा को बदला गया। इसी तरीके से 1994 में भी उत्तर कोरिया के द्वारा इस परिसर में IAEA के अधिकारियों को जाने से रोक लगा दिया गया था और बाद में जब अमेरिका के द्वारा ये कहा गया कि वह इस परिसर पर हमला कर सकता है तो उत्तर कोरिया ने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर के साथ शांति समझौता कर लिया, जिससे कि अमेरिका ने उस पर हमला नहीं किया। उसी तरीके से 1994 में ही जब बिल क्लिंटन वहां पर राष्ट्रपति बने तो उत्तर कोरिया के द्वारा उनके साथ भी एक शांति समझौता किया गया और यहां पर इस समझौते के अनुसार उत्तर कोरिया को अपनी सारी परमाणु गतिविधियों को रोकना था और उन्हें इसके बदले में 2 हल्के रिएक्टर का निर्माण करने का अनुमति दिया गया था और इसी के साथ साथ उत्तर कोरिया को अपने जितने भी परमाणु स्थल हैं उनको निरीक्षण करने की अनुमति देनी थी। लेकिन बाद में आगे चल करके यह समझौता 2002 में टूट गया। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि बार बार उत्तर कोरिया के द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम पर उसकी जो मंशा है उसको बदला गया है और इस बार उसके द्वारा जो ये हरकत किया गया है उसके कुछ संकेत स्पष्ट हैं। यहाँ पर सबसे अंतिम भाग में ये कहा गया है कि उत्तर कोरिया का यह मानना है कि जो भी राष्ट्र परमाणु हथियार रखे हुए हैं उनके द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर के भेदभाव किया जा रहा है और वे सिर्फ ये चाहते हैं कि दुनिया के अन्य देश परमाणु हथियार ना बना पाए, जिससे इन देशों का दबदबा पूरी दुनिया में बना रहे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब तक उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को ठोस तरीके से हटा नहीं लिया जाता तब तक इस बार उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करने वाला। और यहाँ पर सबसे अंतिम में ये कहा गया है कि इस तरह के जो प्रॉब्लम दुनिया में हो रहे हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि पूरी दुनिया के देश परमाणु हथियार को त्याग दें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को बार बार बदलता रहता है और यहाँ पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से कुछ देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं वह यह नहीं चाहते कि उनके सिवा कोई और देश इन परमाणु हथियारों को बनाए। आइए अब एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है व्हाट द क्वार्टर 1 जीडीपी नंबर से और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी के द्वारा चालू वित्त वर्ष के
पहली तिमाही के जीडीपी का डेटा जारी किया गया है। हर साल मौसफी के द्वारा 4 बार तिमाही जीडीपी का डेटा अपडेट किया जाता है ताकि पर्यवेक्षकों को भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद मिले। यहाँ पर जो भी डेटा उसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं वहां पर 2 इंपॉर्टेंट डेटा का जिक्र होता है और उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो डेटा रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा उसके क्या मायने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी डेटा यहाँ पर रिलीज किया जाता है उसमें 2 मुख्य भागों पर चर्चा होती है। पहला है जीडीपी और दूसरा है जीवीए। आप सभी जानते होंगे कि जीडीपी किसी भी देश के एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। यानी कि हमारे देश में एक निश्चित अवधि में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में जीडीपी आपको बताता है। उसी तरीके से जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन के द्वारा यह बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में कितना मूल्य जोड़ा गया है। तो ये 2 आंकड़े जो है यहाँ पर साफ साफ पता चलते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं उससे ये पता चलता है कि 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 20.1% की वृद्धि हुई है जबकि जीवीए में 18.8% की वृद्धि हुई है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी और जीवीए में 24.4% और 22.4% की कमी आई थी। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो आंकड़े आए हैं वो क्या कहते हैं। आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जीडीपी का डेटा कंपेयर किया गया है। यहाँ पर 2017-18 से लेकर के 2021-22 का जो डेटा है उसको लेकर के कंपैरिजन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017-18 में जो टोटल जीडीपी है पहली तिमाही का, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरे वर्ष का नहीं है, यहाँ पर Q1 का जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। तो 2017-18 में जो Q1 था वहां पर जो जीडीपी का जो मूल्य था वो था 31,62,537 करोड़। अगर उसी तरीके से अगर हम 19-20 का डेटा देखें तो 19-20 के पहली तिमाही में जो जीडीपी का डेटा था वो था 35,66,708 करोड़। और अगर हम 2021-22 की बात करें तो यहाँ पर जो पहली तिमाही का डेटा है वो है 32,38,020 करोड़। अगर हम इसको कंपेयर करें 2020-21 के डेटा से तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन अगर हम इसे 2019-20 के डेटा से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम 2019-20 के जीडीपी के डेटा से पीछे हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 2021-22 का जो डेटा है वो लगभग 2017-18 के जीडीपी के डेटा के बराबर है। यानी कि अगर 17-18 से कंपेयर किया जाए तो 2021-22 का डेटा लगभग इक्वल आता है। और इसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि चूंकि हम जो जीडीपी का डेटा कंपेयर कर रहे हैं वह पिछले साल के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं जहां पर पहली तिमाही में जीडीपी में बहुत बड़ा गिरावट आया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है 26,95,421 करोड़ का है जो कि काफी कम है। उसी तरीके से अगर हम जीवीए की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017-18 के जो पहली तिमाही थी उसमें जो जीवीए था वो था 29,62,815 करोड़, जबकि 19-20 में ये डेटा हो जाता है 33,05,273 करोड़। और अगर हम 21-22 का बात करें तो यहाँ पर ये डेटा हो जाता है 30,47,516 करोड़। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे 2020-21 के पहले तिमाही के डेटा से तो जरूर ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा है वो है 25,65,909 करोड़। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इसे 2019-20 के डेटा से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जीवीए में 19-20 के डेटा से हम काफी पीछे हैं और हमारा जो डेटा है वो लगभग 17-18 के डेटा के इक्वल है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवीए में भी जो यहाँ पर एडिशन हुआ है अगर हम उसे कंपेयर करेंगे 2020-21 के डेटा से तो जरूर हमें जीवीए में बढ़ोतरी दिखेगी। लेकिन अगर हम 2019-20 के डेटा से कंपेयर करें या फिर 2017-18 के डेटा से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जीवीए में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
अगर हम देखें तो होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं वहां पर जो जीवीए है वो काफी कम हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन ये बताता है कि अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोविड-19 के लॉकडाउन का असर होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज पर बहुत ही बुरा पड़ा है और यहाँ पर जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वह काफी कम है, खास करके 2019-20 के मुकाबले। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन को देखें तो वह 2019-20 के डेटा से काफी आगे है। और आप सभी को पता भी है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान केवल एग्रीकल्चर ही ऐसा क्षेत्र था जहां पर कुछ पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले थे। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में इसी बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि एक्चुअल में हमारे जीडीपी में क्या हो रहा है। जो मेरे द्वारा आंकड़े आपको दिए गए हैं उसको ध्यान में रख करके अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से इस एडिटोरियल को समझ जाएंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फोरक्लोजर और ये टॉपिक जीएस पेपर 4 स्पोर्ट्स एथिक्स से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स में एथिक्स की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है और इसी को लेकर के यहाँ पर यह चर्चा किया गया है कि ऐसा लगता है कि बीसीसीआई और कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की तुलना में आईपीएल को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसे हैं और इसी को लेकर के इस एडिटोरियल में चर्चा किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मैनचेस्टर में अंतिम टेस्ट रद्द होने की आधिकारिक घोषणा से बहुत पहले ही भारतीय क्रिकेटरों को यह पता था कि शुक्रवार को कोई भी खेल नहीं होगा और यहाँ पर ऐसी चर्चा है कि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि यूएई में 19 सितंबर से शुरू हो रहा आईपीएल किसी भी कारण से प्रभावित हो और इसीलिए उनके द्वारा टेस्ट मैच को रद्द करने पर जोर दिया गया। यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप नियम में यह कहा गया है कि अगर किसी टीम के खिलाड़ी को कोविड-19 हो जाता है तो उसके कारण मैच को रद्द किया जा सकता है और बीसीसीआई ने इसी नियम का हवाला देते हुए ये कहा कि चूंकि उनके दल में 4 कोविड-19 के सकारात्मक मामले पाए गए हैं इसीलिए यहाँ पर मैच को रद्द कर दिया जाए। बीसीसीआई ये नहीं चाहता था कि उनके खिलाड़ियों को कोविड-19 हो। अगर ऐसा होता है या फिर इसके लक्षण पाए जाते हैं तो वहां पर खिलाड़ियों को क्वारंटीन करना पड़ेगा जिसके कारण हो सकता है कि जो आईपीएल है उस पर इसका असर पड़े। तो यहाँ पर यह मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जब से आईपीएल खेला जा रहा है हमारे देश में तो बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा आईपीएल को प्राथमिकता दिया जा रहा है। हमारे देश में जो घरेलू टूर्नामेंट होते हैं उस पर भी उनका ध्यान नहीं जाता जैसे रणजी ट्रॉफी और इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों के द्वारा इस बात को उठाया गया है कि बीसीसीआई खुद और बहुत जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वे टेस्ट क्रिकेट और घरेलू जो टूर्नामेंट होते हैं उसकी तुलना में आईपीएल को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और इसी को लेकर के इस एडिटोरियल में चर्चा किया गया है। आइए एक और न्यूज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है नॉर्वे गोज टू पोल विथ क्लाइमेट ऑन एजेंडा और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि नॉर्वे में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है वह जोर शोर से उठाया जा रहा है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि उत्तरी सागर के तेल और गैस ने नॉर्वे को दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बनाया है। यानी कि अगर हम नॉर्वे की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उनका जो तेल और गैस का क्षेत्र है वह निर्यात में 40% से अधिक का योगदान देता है। अगर हम कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो उनके देश में जो कार्यबल है उसका 5% इस क्षेत्र में काम करता है। यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए तेल और गैस का जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वहां पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो विपक्षी पार्टी है उन दोनों के द्वारा ही यह घोषणा किया गया है अपने चुनाव प्रचार में कि वे सरकार बनने के बाद जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे दूर कर देंगे यानी कि हटा देंगे। यानी कि उनका जो चुनाव का मुद्दा है उसमें जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहा गया है कि नॉर्वे में बड़ी पार्टियां शायद ही कभी अकेले शासन करती हैं। यानी कि उनके पास बहुमत से कम वोट मिलते हैं और बहुमत पाने के लिए उनके द्वारा
छोटे छोटे पार्टियों के द्वारा गठबंधन किया जाता है और इन छोटे पार्टियों में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो तेल और गैस क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद करने के खिलाफ हैं। यहां पर उनका कहना है कि यह क्षेत्र इनके अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है, यहाँ पर बहुत सारी नौकरियां इसके कारण पैदा होती हैं और अगर इस क्षेत्र को बंद किया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर भी इसका असर होगा। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर कोरिया के सबसे बड़े विखंडनीय सामग्री उत्पादन रिएक्टर को फिर से शुरू करना किस तरीके से परमाणु निरस्त्रीकरण की कमियों को उजागर करता है, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो भूमिका में उत्तर कोरिया के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसका उल्लेख करेंगे और मुख्य भाग में इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। आप यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उत्तर कोरिया के द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर के समय समय पर अपनी मंशा को बदला गया है और इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया के कुछ देश परमाणु हथियारों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं और वे चाहते हैं कि दुनिया के बाकी देश परमाणु हथियार ना बनाएं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेहतर राजस्व के साथ सरकार को खपत और निवेश को बढ़ाने के लिए व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, इस पर चर्चा करें। तो अभी हमने जीडीपी के आंकड़ों को देखते हुए चर्चा किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर भूमिका में आप जो जीडीपी का डेटा आया है उसका उल्लेख करेंगे और जो तुलना मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है उस तुलना का भी आप यहाँ पर उल्लेख करते हुए इस कथन पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।